चलो बच्चों, इंडियन इकोनॉमी की बात करनी है हमें। इंडियन इकोनॉमी में हमें बात करनी है आज किसकी? नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं। अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी तो कई सारे तरीके होते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, जिसको बोलते हैं CSO। राष्ट्रीय हमारे देश में गणना करी जाती है CSO द्वारा। कौन इसकी गणना करता है बच्चों? इसकी गणना करते हैं CSO साहब, ठीक है। अब यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय की गणना से पहले आधार वर्ष क्या आता है? बेस ईयर। यहाँ पर पहला प्रश्न आता है व्हाट इज बेस ईयर, ठीक है। व्हाट इज आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर मतलब किसी भी एक साल को हम अपना बेस ईयर बना देते हैं और उस साल के करंट प्राइस को ही हम अपना बेस बना के चलते हैं। जैसे भारत में GDP कैलकुलेट होती है आज की डेट में, वो होती है 2011-12 के बेस ईयर के आधार। बेस ईयर वो वर्ष होता है जिस वर्ष सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है। बेस ईयर वो वर्ष होता है बेटा जिस साल सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है कमोडिटी के प्राइस में। कमोडिटी के प्राइस में बेटा जहाँ सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है उसको हम बोलते हैं क्या? बेस ईयर। अब ये जो बेस ईयर है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? यहाँ का जो प्राइस है, मान लो 2010-11 की अगर आप बात करते हैं बेटा, और 2010-11 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता था वो क्या रखता था? हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस रखता था, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट, और ये ए जो हमारा कमोडिटी था इसका प्राइस था 60 रुपये, और आज 2024 में इसका प्राइस है 260 रुपये, बट आज भी हम इसको 60 रुपये से ही कैलकुलेट। तो बेस ईयर के अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन, मतलब 2011 में अगर 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक 30 रुपये की थी तो आज भी हम कमोडिटी में उसको 30 रुपये की, अभी उससे हमने बढ़ाया नहीं। बेस ईयर कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, बेस ईयर को देखा कैसे जाता है? बेस ईयर को बेटा देखा कैसे जाता है? बेस ईयर को ऐसे देखा जाता है, दस सालों में सबसे ज़्यादा स्थायित्व, सबसे ज़्यादा बैलेंस जहाँ पर प्राइस का होता है। क्या होता है? बैलेंस जहाँ पर प्राइस का होता है, मतलब जहाँ पे कमोडिटी के प्राइस घटते बढ़ते नहीं है ज़्यादा। जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर बेटा कमोडिटी के प्राइस ज़्यादा घटते बढ़ते नहीं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? आधार वर्ष। मतलब 2011-12 के बाद 2024 तक अभी कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल जो प्राइस मार्च 31 के बाद से हो और अगले साल 1 अप्रैल तक सेम रहे। जैसे आपको पता है इलेक्शन ख़त्म हुआ कल, जनरल इलेक्शन, आज मदर इंडिया ने, मदर डेयरी जिसे आप बोलते हो, इन्होंने कह दिया कि 2 रुपये पर हाफ लीटर मिल्क में बढ़ा दिया। दूध में कितना बढ़ गया? 2 रुपये, मतलब 4 रुपये पर लीटर दूध महंगा होगा, और ये थोड़े दिनों में अमूल भी कर देगा, 2-3 दिनों में। तो जो अभी आप 36 रुपये का दूध, 37 रुपये का दूध लेते थे वो 40 का बन जाएगा, आधा लीटर। अभी क्या है? ये कमोडिटी के प्राइस रेगुलेट नहीं हो रहे, ऊपर जा रहे हैं, उल्टा ऊपर जा रहे हैं। जब कमोडिटी के प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वो GDP हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। हम उससे नेशनल इनकम निकालेंगे, वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होगी। जो आज दिख रही हुई कल नहीं मिलेगी, जो कल मिलेगी वो आज नहीं मिलेगी, तो इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इन कमोडिटी प्राइस को रेगुलेट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये रेगुलेटेड ईयर था, यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ा रहता, हम इसी से कैलकुलेट करें। तो अब 2 तरीके हो गए। जब हम GDP निकालते हैं, एक मार्केट प्राइस पे, करंट प्राइस पे, और एक निकालते हैं करंट ईयर प्राइस पे। अब ये तीनों जो कैलकुलेशन होती है बिल्कुल अलग है। देखिए, अगर आपको ये देखना है कि 2023 के कंपैरिजन 2024 में देश का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, तो बेस ईयर के प्राइस से पता चलता। अगर बेस ईयर में 20 लाख की कोल्ड ड्रिंक बिकी है 2023 में, और 2024 में 24 लाख की कोल्ड ड्रिंक बिक गई, तो हमारे इंडस्ट्रीज में कितने का बूस्ट आया है?
4 लाख का, 4 लाख का मतलब हो गया 4000 लीटर का, अगर 20 रुपये के हिसाब से, है ना, 4000 लीटर 40,000 लीटर। तो अब इस तरीके से हमने तो कैलकुलेशन में हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन में वो लिया कि अगर हम किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं तो रेगुलेशन हमारे पास है। अगर हमको ये देखना है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ तो करंट ईयर का मार्केट प्राइस देखा जाएगा। पर अगर हमें उस कमोडिटी के अंदर होने वाली ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ट्रेड ग्रोथ को पता करना है, हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको हमेशा करंट प्राइस बेस ईयर पे चाहिए। यहाँ तक क्लियर? इकोनॉमी का सिंपल टर्मिनोलॉजी है, जो भी आप बजट पढ़ोगे उस टाइम पे समझ में आएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सर अगर बेस ईयर इतना जरूरी है तो अगर बेस ईयर से हम अपनी जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट भी करते हैं तो आज हमारी जीडीपी 5वें नंबर पे विश्व में इसलिए क्योंकि हमारा बेस ईयर बहुत पुराना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बेस ईयर हमारा पुराना इसलिए हम 5वें नंबर की जीडीपी। अगर हम करंट प्राइस पे जोड़ते हैं तो हमारी जीडीपी काफ़ी हाई जाती है। ठीक, अब ये बेस ईयर में भी ट्विस्ट यही है कि आपको अगर स्टेबल ईयर कोई नहीं मिलेगा तो आप 2011-12 ही लेके चलोगे, जब तक कोई स्थायी वर्ष हमें नहीं मिलता। और मज़ेदार बात है कि 2014 से 2024 तक कोई भी साल कमोडिटी प्राइस के लिए स्थायित्व वाला नहीं। एग्जाम्पल बताओ, अब दवाई लेने जाना, आज जो दवाई का पत्ता 100 रुपये का होगा वो अगले महीने आपको 110 का देगा। प्राइस रेगुलेशन है ही नहीं। जो पेट्रोल आज तुम्हें 97 रुपये का मिल रहा है कल 99 का भी हो सकता है, 96 का भी हो सकता है। तो कमोडिटी स्थिर है ही नहीं कहीं पे। और अगर बच्चों कमोडिटी स्थिर नहीं होगी तो उस जगह पर आप कार्य नहीं कर सकते। तो कमोडिटी स्थिर जिस समय पे होगी उसी समय को हम अपने लिए स्थायित्व वाला मानें। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, इससे पहले कौन सा था? 2010 के आसपास। सोचो 2005 से पहले कौन सा था? सोचो, हमने 14-15 साल से अपना बेस ईयर ही नहीं बदला। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में स्थायित्व का अभाव है। वी आर नॉट हैविंग द स्टेबल इकोनॉमी टुडे। हमारी इकोनॉमी बूस्ट तो कर रही है और वो जो बूस्टिंग है वो हमें दिख नहीं रही, वो पर्टिकुलर बूस्टिंग हमको नहीं दिख रही। और अगर हमें वो बूस्टिंग नहीं दिख रही तो इश्यूज रहेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा पहली टर्मिनोलॉजी की, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। ठीक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है सकल घरेलू, मतलब पूरा। सकल मतलब संपूर्ण, घरेलू मतलब घर। उत्पाद था मतलब किसी चीज को पैदा करना, सिंपल था। सकल मतलब कुल, घरेलू मतलब घर के अंदर जो पैदा करता वो तुम्हारा। तो भैया धरती में भारत एक घर है, किसका? दुनिया में। जैसे कोई कहता है हम कहाँ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू इंडिया, तो दैट इंडिया इज द घर और हूँ फॉर ऑल इंडियंस। तो जो भारत की ये सरजमीन है, इस जमीन के अंदर आत्महत्या कर लेगा। अरे ठीक है, समझ लो, ठीक है। भारत की ये जो, अच्छा चलो तुम्हें सही वाला चाहिए, तुम सही वाला चाहिए। अरे सही, थोड़ा सा तो कोशिश करते अरे ठीक है, तुम लोग भी है ना। भारत का मामला ज्यादा लग रहा था। ठीक, मान लीजिए भारत की सरजमीन जो है एक
अब इस सर जमीन में क्या दिख रहा है, इस सर जमीन पे जितनी चीज़ें पैदा होंगी, मतलब इसके अंदर जितना पैदा होगा, ये पाकिस्तान का, ये चाइना का, ये पाकिस्तान का, इसके बाद ये जितना बचा है इसमें जो भी पैदा होगा, इसमें जितना प्रोडक्शन होगा उसका कुल योग, मतलब समझना। अब कुल योग के लिए क्या देखा जाता है, वित्तीय वर्ष। क्या देखा जाता है बच्चों, क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होगा 31 मार्च। तो इस वित्तीय वर्ष में किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर द एनी जोग्राफिकल टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ कंट्री कंप्लीट या द टोटल और द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, किसी भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित सेवा तथा वस्तुओं के मूल्य, सेवा तथा वस्तुओं के मूल्य को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू। क्या हो, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, लिख लो, सम ऑफ टोटल सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है बेटा, सम ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ, सम ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ, सम ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज, all final good and services produced within the domestic territory of a country. During an accounting year, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कुल उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल योग को सकल घरेलू उत्पाद, कुल योग, तो वो योग मौद्रिक योग, ठीक है। कुल योग कैसे करोगे, मार्केट वैल्यू, ठीक। अंतिम रूप से का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बेटा, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक। मैंने सबसे कहा बच्चों फीस दे दो, बच्चों ने मुझे 31 मार्च तक फीस नहीं दी, इन्होंने दी मुझे 10 रुपये, तो अब ये अगले फाइनेंशियल ईयर में मेरे अकाउंट में जुड़ेगा, मेरी सेवा का मूल्य इस वित्तीय वर्ष में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैंने सेवा तो दी पर उसका मूल्य नहीं मिला। जब इसका मूल्य मिला तो वो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, तो वो उस साल के जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, वो अगले साल के जीडीपी की जाएगी। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित या अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार के मूल्य का योग किसी भी वित्तीय वर्ष का, उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब जब सकल घरेलू उत्पाद हम प्रारंभ में नापते थे, जब हम बेटा इसे इनिशियल फेज में नापते थे, तो हम क्या करते थे, हम किस पे नापते थे, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, उत्पादन मूल्य, और इसको क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य, या इसको और एक चीज बोलते हैं कारक मूल्य।
कारक मूल्य का मतलब होता है जब किसी भी देश की उत्पादक के कारकों के योग को डाला जाए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मान लो विश्वदीप के पिताजी इंद्रजीत भैया एक एंटरप्रेन्योर है, क्या है, उद्यमी। ठीक, तो इनको क्या चाहिए, लाभ। अगर इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को पालेंगे कैसे। और ये एंटरप्रेन्योर क्या लगा के बैठा है, पूंजी। तो उस पूंजी पे क्या मिलता है उसे, ब्याज, जो बैंकों में जमा करता है, कर्जे निपटाता है। लेबर और लैंड, लेबर जो है उसको क्या देता है, मजदूरी। और लैंड का क्या है, मेंटेनेंस या रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सब चीज़ों का योग अगर जोड़ दिया जाए, इन सब चीज़ों का अगर एडिशन कर दिया जाए, इनका योग जोड़ दिया जाए, तो वो क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट, उत्पादक कारक। इतना लिखो, फिर बताओ फिर आगे। बोर्डिंग में पहले साइड यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को भी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछे, फिर आगे बढ़ें। सर, जो गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है, ये फिक्स कहाँ से ये प्राइस आता है? इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड IS है ना, IGS एक होता है जिसे इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड कंपनी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। ये विश्व भर के गोल्ड सराफा को रेगुलेट करती है। जैसे इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन होते हैं, वैसे गोल्ड कॉरपोरेशन। इंडिया में जब ये आता है तो इंडिया में एक स्टैंडर्ड रेट पे आता है। जैसे इंडिया में जब इंटरनेशनली गोल्ड आता है तो वो 40-45 हज़ार में नहीं, ना वो 60 हज़ार में, वहाँ पे 30-32 हज़ार का। इंडिया में सोना आ गया 30-32 हज़ार में। इसके बाद जब ये गोल्ड मार्केट में पहुँचता है तो गोल्ड मार्केट इस प्राइस को रेगुलेट करती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे फेस्टिवल्स आ गए तो फेस्टिवल में अचानक से फेस्टिवल स्टार्ट होने के कुछ महीनों पहले उसका प्राइस बूस्ट कर दिया। सालक आ गई जैसे, अब सालक में क्या करा उन्होंने इस प्राइस को बढ़ाना स्टार्ट किया। शादी होने से कुछ दिन पहले तक, मतलब 1.5 महीने पहले तक सोना चला 40 हज़ार से 60 हज़ार तक, 60 से 75 हज़ार तक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सालकों से पहले 10 हज़ार रुपये डाउन कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब लोगों को लगा यार सोना सस्ता हो गया, इमीडिएटली खरीद। तो उनकी मार्केट बूस्ट करने के लिए वो जब ऑफ सीज़न होता है, सीज़न आने से पहले, तो प्राइस बढ़ाने का, ताकि लोगों को लगे सोना महंगा हो रहा है। फिर जब सालक आएंगी तो अगर 60 हज़ार रखे वो 64 हज़ार करते, लोग नहीं खरीदते ना। पर अगर 60 हज़ार को 70 हज़ार पहुँचा दें, 75 पहुँचा दें और उसके बाद 65 पे ला के रोक दें, तो लोगों लगे सोना सस्ता हो गया। ये करता है इंडियन गोल्ड स्टैंडर्ड। क्या करते हैं, जब भी तुम सालक का ध्यान देखना या कोई फेस्टिवल देखना, जैसे अक्षय तृतीया होती है ना, अक्षय तृतीया है या धनतेरस है, उससे कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले गोल्ड का प्राइस स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा। 80 हज़ार, 90 हज़ार, 70 हज़ार ऐसे पहुँचेगा। फिर उसे डिस्काउंट कर देंगे 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार। अब लोग सोना सस्ता हो जाए, तो एक कैपिंग हो जाती है सस्ती वाली, फिर उससे आगे नहीं। तो सोने का प्राइस अगर आपको सीरियसली देखना है तो 18 कैरेट का गोल्ड आपको भूटान में और चाइना में और दुबई में इंडिया से सस्ता मिलेगा। इवन भूटान में सस्ता, भूटान में इंडिया से 18,000 रुपये सस्ता सोना पर 10 ग्राम। 22 कैरेट प्रॉपर प्योर 22 कैरेट है, सस्ता है यहाँ से। पर भूटान पे कंडीशन है, नहीं भूटान में कंडीशन है, आप ऐसे थोड़े ना ला सकते। भूटान से अगर आप ज़्यादा लाओगे तो आपको टैक्स देना है, दुबई से भी ज़्यादा लाओगे तो आपको टैक्स देना है। आप दुबई अगर जाते हो, दुबई जाने के बाद जब आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाते हो
तो सारी ज्वेलरी अपनी जो लाए हो, पहन के गए हो, उसको पहन के पहले से फ़ोटो खिंचा लो। क्या आप आपकी कंट्री में घुसते समय इतनी फ़ोटोज़, इतनी ज्वेलरी पहने? अगर एक व्यक्ति ने 150 ग्राम से ऊपर की ज्वेलरी पहनी है महिलाओं ने, तो उसके ऊपर जितना होगा हर एक पर 20,000 रुपये की पेनल्टी लगा देगा तुम्हें लौटते समय। अगर आपने पहले जाते समय आपने पहना था, खूब पहना था, एयरपोर्ट से बाहर जाने देंगे, जाओ घूमो, लौटते समय कहेंगे बेटा इतना सोना था ही थी, तो अगर तुमने फ़ोटोज़ नहीं खींची इमिग्रेशन के टाइम पर तब तुम फंसे हो। लोग कहते हैं ना सोना ले लो, 4 चेनें पहन लेंगे, 4 ब्रेसलेट पहन लेंगे, दुबई से चले आएंगे घर। नहीं, अब यहाँ से बिल्कुल नंगे जाओ, बाली, मुंदगा, पायल, चूड़ियाँ सब उतार जाओ, वहाँ से पहन गया तब 100 ग्राम पहन गया। अपनी चेन भी तुम्हारी जो पहनी हो वो भी गिनी जाएगी। तो ये कंडीशन है। तो सोना ऐसे दुनिया से नहीं आता जैसा हम लोग सोचते हैं, वो अलग तरीके। फैक्टर को समझ में आया क्या? वो उत्पादक के कारक होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, भूमि, पूंजी और श्रम। इन सबको पैसा देने के बाद जो मूल्य बनता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो हमारी कंट्री में फैक्टर कॉस्ट भी निकाला जाता है। फिर आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब हो गया, अब इसमें क्या जुड़ेगा? चीता भी पीता है, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अक्षय कुमार ड्रिंकिंग सम कोल्ड ड्रिंक एंड सिंग, ये तो चीता भी पीता है। देन इज रनिंग लाइक अ चीता। और फिर तुमने भी कह दिया रेड बुल से अच्छा तो चीता बुल, बिकॉज इट गिव यू फाइट एंड दैट गिव यू विंग्स। तो अब रेड बुल की जगह चीता बुल पीने लगे। ठीक, तो क्या ये एडवर्टीजमेंट है? ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है आपका प्रोडक्ट दीजिए। फिर मैंने यहाँ पर बैठ के एक प्रोडक्ट बनाया, इसको बाजार में कौन बचाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर पागल थोड़े हैं, उसको पैसा दोगे तभी तो बचाएगा। अब रिलायंस ने एक फ़ोन बनाया कि आई एम लॉन्चिंग अ 5G जियो एट 6,000 रुपीज़। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगर 6,000 का देंगे तो तुमको कितने का मिलेगा? तो डिस्ट्रीब्यूटर को वही फ़ोन मिलता है 3,000। 3,000 रुपये का मार्जिन मिलता है MRP से। वो लेके आया बाजार में, तो वो पैकेजिंग करेगा, जियो की ब्रांडिंग करेगा, उसको अपने वेयर हाउस में रखेगा, नफ़ा नुकसान वो झेलेगा, एडवर्टीजमेंट कराएगा, उसका पैसा भी डिस्ट्रीब्यूटर देगा। अब उसके बाद उसके ब्रांडिंग करके उसको बेचना स्टार्ट करेगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ जाएगा? होलसेलर्स के। जैसे एग्जांपल देते हैं, जो हमारे बगल में कोल्ड ड्रिंक वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये मतलब सीधे कंपनी से मांगता है सामान। इसकी कोल्ड ड्रिंक क्यों सस्ती है? क्योंकि कोको कोला का जो ब्रांड है वो इसको देता है सीधे, डिस्ट्रीब्यूटर है ये, होलसेलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़ा नाम हो गया, ये ब्रांडिंग करता है। जैसे इसको अगर कहो भैया फ्रीज दे दो तो मैं 4 फ्रीज फ्री दे सकता है, तो कोको बोला सके मैंने ब्रांडिंग के लिए 4 दे दिए, मुझे और दे दो, वो दे देगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांडिंग का ही काम कर रहा है, तो आपको फ्री में फ्रिज दे सकता है, होलसेलर नहीं दे सकता। नहीं, वो तो रिटेलर है, उसको हम दिला रहे हैं। होलसेलर जैसे हम लोग जहाँ पहले कोचिंग चलाते थे वहाँ पे पीछे जो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं अंदर मार्केट में, वो होलसेलर, ये लोग वहाँ से लेंगे जाके। बट रिटेलर को मैंने बैक एंट्री दिला रखी है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, इससे ज़्यादा सस्ती कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को जो कोल्ड ड्रिंक आपको मार्केट में 90 रुपये की मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटर के आपको 45 की पड़ेगी, होलसेलर के यहाँ 60 की पड़ेगी, और मार्केट में आपको MRP पे पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए 15 रुपये और सस्ता होता है। Sir, is it microeconomics or macroeconomics? Do remember when we are asking about national income, then national income is the broad criteria of any economy, then that can't come in microeconomics. It is always a part of microeconomics. ठीक है, तो ये macroeconomics में ही आता है। ठीक, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर ने एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग और सपोर्ट किया, उसके बाद उसको होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या हुआ? मार्केट प्राइस में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट जुड़ गया, उसके बाद होलसेलर का प्रॉफिट जुड़ गया, उसके बाद रिटेलर का प्रॉफिट जुड़ गया, तब आपके पास सामान पहुंचेगा। तो जो कोल्ड ड्रिंक 45 रुपये की बनती है उसमें होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट जुड़ते 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 वो आप तक आते आते MRP पे आ जाता है। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है कौन सी वाली? 10 वाली फ्रूटी की MRP है 6.5 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है 6.5 रुपये। हम जब बेटी के लिए पेटी ले गए थे तो हमारी पेटी थी 630 रुपये की, 48 बोतलें थी। तो क्या है ये? क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आप किस स्टैंडर्ड पे क्या चीज़ ले रहे हो। तो क्या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत अंतर है, समझ रहे? अब वही जब रिटेलर से बोलो कितने का, तो या होलसेलर से हम 340 की पेटी लाते हैं, हमने कहा हम 300 की लाएँ, कह रहे हो ही नहीं सकता, हमने कहा होता है हमारे पड़ोस में, तो उसने कहा हमें दिला, तो हमने कहा वो नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हमें दे रहा है, क्योंकि हम व्यापारी नहीं है। हमें ज़रूरत है, हम अभी कोल्ड ड्रिंक लेने जाए, हमें सस्ती दे देगा और कभी कभार फ्री भी पिला देगा कि धर्मेंद्र भी आप 2 बोतल फ्री ले। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका इतना मार्जिन है, वो 100 बोतलें रोज फ्री बांटे, उसका नुकसान नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर दोनों में अंतर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट जुड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर क्यों इंपॉर्टेंट है? कोको कोला की पूरी ब्रांडिंग मार्केटिंग ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और ये 1-2 रुपए का स्टॉक नहीं लेते, ये डेली का 3 से 4 करोड़ का स्टॉक लेते। गर्मी में इनका स्टॉक 3 से 4 करोड़ का है। अगर जो जय दीक्षित बगल में घूमते हैं, अगर उनको आपको कभी मिल जाए, एक इतना बड़ा बैग लेके वो 11:30-12 बजे एक्टिवा पे जाते हैं। सिर्फ इतना बड़ा बैग होता है, जो जिम वाला स्पोर्ट बैग होता है, वो डमरू टाइप का, ठीक। तो ये क्या है, इस बैग में वो क्या लेके जाते हैं? कैश। जो डिस्ट्रीब्यूशन का कैश है वो पूरा लेके जाते बेचारे। नहीं, लूटते नहीं है वो, इसलिए नहीं लूटते क्योंकि यहाँ बैठा कोई नहीं लूटेगा और ऑनलाइन वाले आएंगे नहीं। वो बंदा डेली का 70-80 लाख रुपए दोपहर में, 70-80 लाख शाम को बैंक में जमा करता है, उसकी मजबूरी। क्योंकि अगर यहाँ छोड़ देगा तो लेबर ही लूट लेंगे रात को 2 करोड़। तो डिस्ट्रीब्यूटर खतरनाक चीज़ है। अब इनका मार्जिन भी ज़्यादा है। जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आ रही है, वो वहाँ से जिस रेट में आ रही है उसमें 20% ही प्रॉफिट जोड़ लेते हैं अपने। होलसेलर को 2-3 रुपये प्रॉफिट देते हैं, रिटेलर को भी 3 रुपये मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो जेन्युइन फ्रूटी आपको बिक रही है 20 रुपये की, वो इनके यहाँ 7 रुपये की आती होगी बस। ये होलसेलर को 12, 13, 14 रुपये में बेचते हैं। होलसेलर रिटेलर को 17 रुपये में बेचता है, रिटेलर आपको सीधे 20 रुपये में बेच के टोपी लगा देता है। तो अब उसमें तुम कहो कि ये माजा मेरा जो है अल्फेंजो आम है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पका हुआ कद्दू घोटा गया बस आर्टिफिशियल डाई मिला के। अब 60 रुपये में अल्फेंजो आम कैसे कैटरीना के लिए डाल देंगे? इम्पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं कि रेट ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। होलसेलर को, रिटेलर को सस्ता ही मिलता है, ठीक। तो मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। अगर फैक्टर कॉस्ट आपकी 6 रुपये आ रही है तो हो सकता है मार्केट प्राइस आपने उसमें 70 रुपये डाला। तो जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस की ज़्यादा हाई होगी, फैक्टर कॉस्ट की कम। ये समझ में है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब जीडीपी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बदल दो, एनडीपी में बदल दो। जीडीपी को हटा के उसके नीचे लिख लो एनडीपी। अब नेट हो गया, ग्रॉस मतलब सकल, अप्रॉक्स जैसे होता नहीं है, तुम कितना कमाते हो, तुमने कहा अप्रॉक्स 2-3 लाख। फिर तुमने कहा अब बताओ शुद्ध कितना कमाते हो, 0। मेरी महीने की आय 3 से 4 लाख रुपए ऑन एवरेज, जो बिजनेस है, बट वो पूरा बिजनेस में चला गया भाई, रेंट गया, लोन्स गए, एक्सपेंसेस गए, तो मेरी जो नेट इनकम हो गई वो 0 हो गई। तो मैं अपने एक्सपेंसेस और कई अपने लोन नहीं फुलफिल कर पाऊंगा। तो ये क्या बता रहा है? आपकी इनकम तो है बट आपके पास रुक कुछ नहीं है ना। तो जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है? सकल है, कितना प्रोड्यूस है। कोको कोला ने कहा 3 लाख लीटर कोल्ड ड्रिंक डेली प्रोड्यूस कर रही। वाह। कह रहे बिकती कितनी है? कह रहा 2 लाख। कह रहे 1 लाख लीटर। कह रहा बह जा। तो डेप्रिसिएशन, ह्रास, जितनी चीजें हो रही है ना, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस ह्रास क्या हो जाएगा? एनडीपी। समझ आया क्या हो? आया नहीं आया? सोचो क्या बोला मैंने। उस कहानी के बात ही नहीं कर। हमने यहाँ बोला कि कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में 3 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में कितने का बिका? 2 लाख रुपए का। कितने का नुकसान हुआ? तो वही डेप्रिसिएशन हो गया। तो 3 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख उसका क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू। और अच्छे से समझना है, ये मार्कर है, ठीक। ऐसे मैंने 200 मार्कर बनाए और दिन प्रोड्यूसर मैंने मार्केट में बेच दिए। इन 200 मार्कर में से 20 मार्कर डिफेक्टिव निकल गए, उनकी इंक सूख गई। तो क्या हुआ? एनडीपी माइनस क्या होगा? जीडीपी माइनस 20 मार्कर का डेप्रिसिएशन। तो ये ह्रास है मेरे लिए, ये नहीं बिका। ऐसे जब मार्केट में कार जाती हैं, ट्रैक्टर 20 ट्रक में लटके गई 20-20 गाड़ियाँ, एक ट्रक ही पलट गया, तो वो 20 गाड़ियाँ डेप्रिसिएशन में। अभी वापस आएंगी कंपनी, वो गई तो थी बिकने, बट वो वापस आ गई बेवफाई करके, नहीं बिकी, ठीक।
या उससे अच्छा एग्जाम्पल, गोडाउन में कोल्ड ड्रिंक आई, ठीक, अब चुहिया ने कहा कि